आज संविधान के अध्ययन के क्रम में भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 के मध्य संघ की विधायिका के संबंध में व्यापक अध्ययन किया जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में प्राविधान है कि भारतीय संसद यानी संघ की विधायिका का निर्माण राष्ट्रपति, उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा से मिलकर होगा। यानी यहाँ पर ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति वो संसद का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यद्यपि वो किसी सदन का न तो सदस्य होता है और ना ही वो सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, किंतु फिर भी उसकी भूमिका वो विधायिका के अभिन्न अंग के रूप में होती है। और वो किस प्रकार से अभिन्न अंग है, इसको समझ लिया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो संसद के सत्रों को आहूत करने का दायित्व संविधान के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है, किंतु एक संवैधानिक बाध्यता ये निर्धारित कर दी गई है कि दो सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो वो सत्रों को आहूत करना और सत्रों का विसर्जन करना भी उसका दायित्व है। तीसरा ये है कि प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक को वो जो है संबोधित करता है। जो संबोधन उसका राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है साथियों, वो वस्तुतः मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। और इस अभिभाषण में उन नीतियों और कार्य योजनाओं का उल्लेख होता है जो भविष्य में सरकार की कार्य योजनाएं होंगी। अर्थात तो ये कहा जाए कि अभिभाषण प्रस्ताव पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसे पारित होना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में सरकार गिर सकती है। तो ये तीसरा कारण है कि राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग इसलिए भी माना जाता है कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। इसके अतिरिक्त यदि संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध है किसी विधेयक को लेकर के, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को ही यह दायित्व दिया गया है कि वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए। और यद्यपि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है, किंतु ऐसी बैठक जो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों ये भी प्राविधान है कि यदि संसद अपने सत्र में नहीं है और तत्काल कानून की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व होता है जो संसद द्वारा जारी कानूनों का होता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति केंद्रीय संसद का वो अभिन्न अंग है और कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के तहत वो निर्णय लेता है 108, 123, तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ में उसे जो है कुछ वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। अतः राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का वो अभिन्न अंग माना जाता है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो व्यवस्था है केंद्रीय विधायिका है वो द्विसदनीय है, बाइकैमरल सिस्टम है। और ये द्विसदनीय विधायिका का प्राविधान जो है वो ब्रिटिश काल में ही 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी वो जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विधायिका द्विसदनीय हो गई थी। और वो जो है द्विसदनीय विधायिका
का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी ले लिया। तो यहाँ पर जो उच्च सदन है, केंद्रीय संसद का उच्च सदन, उसे हम राज्यसभा कहते हैं। और ये जो राज्यसभा है वो जो है राज्यों का सदन भी कहलाता है। राज्यों का सदन इसलिए है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था वाले देशों में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो राज्यसभा यानी उच्च सदन के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ पर आदर्श संघों वाली व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कुछ विचलन दिखता है। कैसे कि जैसे यूएसए का जो उच्च सदन सीनेट है वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है, अर्थात जो वहाँ पर 50 राज्य हैं वो समान 2-2 सदस्य भेजते हैं और वो 100 सदस्यों की एक सीनेट सभा होती है। लेकिन भारत में ये समान प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जहाँ पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। वही कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण केवल एक सदस्य ही निर्वाचित होकर के आता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, तो वहाँ से अधिकांश जो है राज्य से एक सदस्य ही राज्यसभा में वो निर्वाचित होकर के आता है। तो साथियों, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है वो जनसंख्या के आधार पर है और उस आधार से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 31 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से जो दूसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र, उससे 19 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। और तमिलनाडु से तीसरे नंबर पे, तमिलनाडु से 18 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होकर के आते हैं। वही मध्य प्रदेश और बिहार से केवल 16 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है राज्यसभा में वो समान न होकर के जनसंख्या के आधार पर है। और जो राज्यसभा के का गठन है वो अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है, जिसमें कहा गया कि राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों से होगा और उसमें 238 सदस्य जो होंगे वो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, नामित इसमें भाग नहीं लेंगे, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। दूसरा ये है कि 12 सदस्य, शेष जो 12 सदस्य हैं वो जो है राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को नामित करेगा जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। साथियों, ये जो व्यवस्था हमारे संविधान में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों के नामांकन की ली गई है वो आयरिश संविधान से ली गई है। आयरलैंड में ये व्यवस्था है कि विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नामित करने की वो व्यवस्था भारत में भी ली गई कि जिन्हें कला, साहित्य, समाज सेवा या विज्ञान या जो है अन्य विशिष्ट कोई ज्ञान प्राप्त है उन्हें राष्ट्रपति नामित कर सकता है। 12 सदस्य ऐसे नामित होते हैं। वस्तुतः इस व्यवस्था को लागू किए जाने के पीछे संविधान निर्माताओं का ध्येय यह था कि जो प्रतिभा संपन्न वर्ग होता है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव और प्रतिभा ज्ञान रखता है, तो वो चुनावी पचड़े में नहीं पड़ेगा और ऐसे में फिर क्या होगा कि राष्ट्र को उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः बिना चुनावी पचड़े में पड़े 12 सदस्य जो विभिन्न क्षेत्रों यानी कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त हैं उनको भी राज्यसभा में शामिल कर लिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर 250 सदस्यों से
वो राज्यसभा बनती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी 233 सदस्य ही शामिल होते हैं, अर्थात 233 प्लस 12, अर्थात जो वास्तविक स्थिति है वो 245 सदस्यों की है। वर्तमान में 245 सदस्यों से व्यवहारिक रूप में राज्यसभा का गठन होता है। साथियों, जो राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताओं की बात है, जहाँ तक पहले तो भारत का नागरिक हो, अर्हताओं में पहली बात है कि भारत का नागरिक हो, और ये नागरिकता वो जन्म से भी हो सकती है या वो जो है ग्रहण की गई हुई, यानी अन्य देश का व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि वो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरा पक्ष ये है कि वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन वो किसी लाभ के पद को न धारित करता हो। तो यदि लाभ का पद धारित करता है तो निर्वाचित होने के पश्चात उसे उस पद को त्यागना होता है। और ये भी है कि मानसिक रूप से वो विकृत न हो। तो ऐसे ये 4 योग्यताएं हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, वो मानसिक रूप से विकृत न हो, वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारित न करता हो। जब एक बार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो वो राज्यसभा में 6 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है, यानी उसका जो है 6 वर्ष के लिए चुनाव हो जाता है। अब जो है जब वो एक पॉइंट ये भी है कि राज्यसभा वो वस्तुतः एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, जिसका कभी विघटन नहीं हो सकता, डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। वो परमानेंट हाउस है और इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इसके 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए 1/3 सदस्यों का वो निर्वाचन होता रहता है और ये क्रम बना रहता है। इसलिए एक ये स्थायी सदन है और इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। आप केवल ये याद रखें कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होंगे और नए 1/3 सदस्यों का जो है वो निर्वाचन होता रहेगा। तो इस तरीके से राज्यसभा का गठन होता है। अब इसके बाद जो है जो राज्यसभा के पदाधिकारियों को समझते हैं साथियों, इसके पूर्व वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में व्यापक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था। यहाँ पर देखा जाए तो जो राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं उनमें जो है सभापति और उपसभापति। जो सभापति होता है वो वस्तुतः वो अनुच्छेद 79 के अनुसार, 89 के अनुसार ये व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात वो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यह व्यवस्था साथियों, चूंकि उपराष्ट्रपति का पद ही वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो वहाँ पर ये प्राविधान है कि जो उच्च सदन है अमेरिका का सीनेट, उसका पदेन सभापति वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है। वैसे ही भारत में भी पदेन सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति का पद यदि किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है, मृत्यु, परित्याग अथवा महाभियोग के चलते, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। ऐसे में वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करता और ऐसी स्थिति में सभापति के रूप में उपसभापति ऐसे दायित्वों का निर्वहन करता है और उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में वो चयनित करते हैं। तो उपसभापति और सभापति आप समझ गए। और ये आपको मैं बता दूं कि जो है
सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये 14 दिन पूर्व सूचना दे करके एक प्रस्ताव ला करके राज्यसभा उपराष्ट्रपति को वो हटा सकती है, जिस पर जो है लोकसभा भी सहमत हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभापति और उपसभापति का दायित्व ये होता है कि वो सदन का संचालन सफलतापूर्वक करे, सदन में अनुशासन बनाए रखे, सदन के जो सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दे और प्रश्न पूछने का क्रम निर्धारित करे। यानी कुल मिलाकर के सदन की कार्यवाही का दायित्व वो सभापति का होता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में ये पर्याप्त जानकारी मैंने दी। आगे पहले लोकसभा का भी गठन और उसके संदर्भ में हम जान लेते हैं और फिर इसको जो है हम तुलना करेंगे कि किसकी क्या शक्तियां हैं। तो पहले देख लेते हैं अब लोकसभा। अभी हमने राष्ट्रपति और राज्यसभा के संदर्भ में चर्चा की कि कैसे वो जो है संघीय विधायिका के अंग है। वैसे ही अब लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा को संसद का हम निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि जो है राज्यसभा में वरिष्ठ जनों की संस्था मानी जाती है, अतः उसे हम उच्च सदन कहते हैं। जबकि लोकसभा में जो है अपेक्षाकृत कम वरिष्ठ सदस्य होते हैं, तो हम उसे निम्न सदन कहते हैं साथियों। लेकिन इसे हम लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस बोले जाने का कारण भी हम समझ लेते हैं कि लोकसभा को पॉपुलर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त भारत की जनता द्वारा वो चुने जाते हैं। यानी जिनका सीधे चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो लोकप्रिय सदन भी हम कहते हैं। लोकसभा जो है इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का निम्न सदन है, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, बिल्कुल उसी की भांति इसका पूरा स्ट्रक्चर है साथियों। इसको समझते हैं कि पहली बात तो जो संविधान में प्राविधान है अनुच्छेद 81 के तहत ये दिया गया है कि अधिकतम 552 सदस्यों में से जो है ये लोकसभा का गठन होगा। और इसमें कहा गया है कि 530 सदस्य वो राज्यों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। शेष जो 20 सदस्य होंगे वो जो है केंद्रीय यूनियन टेरिटरीज से, यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। साथ में अनुच्छेद 331 में प्राविधान था कि जो है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था। लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है साथियों। संविधान निर्माताओं ने व्यापक उदार भाव रखा था और उस मतलब समुदाय के प्रतिनिधित्व की भी चिंता की, जिसने भारतीयों पर जो है राज किया, उन पर जो है जुल्म सितम ढाए। लेकिन जो लोग एंग्लो इंडियन यहाँ रह गए उनके प्रतिनिधित्व की भी संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की थी। किंतु अब जो है एक संविधान संशोधन हो गया है, अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा ये जो है 331 का ये प्राविधान अब समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब जो स्थिति है वो ये है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का अब नामांकन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब ये जो
वास्तविक स्थिति यानी व्यवहारिक धरातल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 543 सदस्यों से ही अब लोकसभा का निर्माण हो रहा है। तो लोकसभा में व्यवहारिक रूप से वो 543 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 530 वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, अर्थात जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, चाहे कितने भी उम्मीदवार वो जो है निर्वाचन में खड़े हों, जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत हासिल होंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये जो है पॉलिटी का एक ऐसा प्रणाली जिसमें ये कहा गया कि जो सबसे आगे होगा वही निर्वाचित घोषित होगा। तो 530 सदस्य इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत आते हैं और 13 सदस्य लोकसभा में वो यूनियन टेरिटरीज से, यूटी से वो जो है आएंगे, वो भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात जो है सर्वाधिक मत उम्मीदवार हासिल करेगा वो लोकसभा में वो निर्वाचित हो जाएगा। तो साथियों, इसके बाद जो है ये जो सार्वजनिक वयस्क मतदान होता है वो गुप्त होता है और जब एक बार वो निर्वाचित होकर के वो लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा की जो कार्यावधि होती है वो बिल्कुल हाउस ऑफ कॉमन्स की भांति इंग्लैंड के जो फर्स्ट सीटिंग है उससे हम तिथि की गणना करते हैं और वो 5 वर्ष तक वो जो है बनी रहती है। लेकिन इससे पूर्व भी वो मंत्रिमंडल की सलाह पर वो जो है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो डिसोल्यूशन कर दे, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका जो है कोई भी डिसोल्यूशन संभव नहीं है। लेकिन लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 वर्ष की जो उसकी अवधि है उसके पूर्ण होने के पूर्व भी हो सकती है साथियों। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, जो अर्हताएं हैं लोकसभा के सदस्य होने की, तो साथियों अर्हताएं बिल्कुल समान है जो राज्यसभा की है। केवल एक ही अंतर है कि जहाँ पर राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार को 30 वर्ष की आयु हासिल करनी होती है, वहीं लोकसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष की जो न्यूनतम आयु है वो प्राप्त कर ले। बस यहाँ पर अन्य योग्यताएं वैसे ही हैं, अर्थात भारत का नागरिक हो या नागरिकता वो जो है बाई बर्थ हो सकती है या वो एडॉप्टेड हो सकती है। तीसरा ये है कि वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारित न करता हो। चौथा ये है कि भाई मानसिक विकृत चित्र यानी मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति न हो। तो ये 4 योग्यताएं वो जो है लोकसभा सदस्य के लिए वो निर्धारित की गई हैं। साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि लोकसभा का जो कार्यावधि है उसकी अवधि वो 5 वर्ष के लिए तय है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा वो 6 वर्ष कर दी गई थी। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कुछ समय के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि वो लोकसभा 6 वर्ष के लिए। जैसे ही साथियों लोकसभा का निर्वाचन यानी आम निर्वाचन संपन्न हो जाता है, वैसे ही जो लोकसभा का आयु की दृष्टि से वरिष्ठतम सदस्य जो चुनकर के आता है उसे हम प्रोटेम स्पीकर के रूप में मान्यता देते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर का ये कार्य होता है कि वो जो है जो नवनिर्वाचित सदस्य है उनकी सदस्यता की शपथ दिलाए, और जब वो शपथ दिलाता है उसके पश्चात बस कार्य प्रोटर्म स्पीकर का यही है कि जो नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है प्रोटर्म स्पीकर द्वारा, और उसके बाद जो है सदस्य अपने में से
किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और किसी दूसरे को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दायित्व है कि वो सदन की कार्यवाही को विधिवत संचालित करे, वो जो है सदन में अनुशासन बनाए रखे, लोगों को जो सदस्य हैं उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दे, प्रश्न पूछने का क्रम निर्धारित करे, अर्थात सदन की कार्यवाही को वो जो है व्यापक रूप से चलाए। दूसरा ये है कि यदि किसी विषय पर या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार है, वो जो है वो यानी जो भी सदन में डेडलॉक है वो कास्टिंग वोट दे करके, निर्णायक मत दे करके उसे समाप्त करता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष को कुछ और विशिष्ट शक्तियां हासिल है कि कोई वित्त विधेयक, धन विधेयक है अथवा नहीं, उसके संदर्भ में जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष उस पर नोट लगा देता है तो वो वित्त विधेयक, धन विधेयक मान लिया जाता है। इसके बाद जो है ये भी है कि जब अनुच्छेद 108 के तहत वो जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का दायित्व वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इस तरीके से जो है ये जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं वो जो है कार्य करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसके दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष करता है। यदि वो भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक पैनल तैयार करता है। वो पैनल के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं, संचालित करते हैं। तो साथियों, ये जो है गठन के संदर्भ में हो गया। एक पॉइंट और स्पष्ट कर दूं कि कोई सदन यदि बिना अनुमति के वो लगातार 60 दिन वो जो है सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो है ये मानिए कि सदस्यता वह स्वयं समाप्त हो जाती है, वो जो है फिर उसका सदस्य नहीं रह जाता है। साथ में ये भी स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने सचिवालय होते हैं और उन सचिवालयों का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो लोकसभा महासचिव होता है, और लोकसभा महासचिव को चुनने और नियुक्त करने का अनन्य अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। वो जो है प्रशासनिक कार्यवाहियों को संचालित करता है, वो संसद का स्थायी अधिकारी होता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा का महासचिव होता है जो है सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है। तो इस तरीके से राज्यसभा महासचिव और लोकसभा महासचिव के संदर्भ में वो बात पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जो है देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के अंतर। साथियों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियों की तुलना करते हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि द्विसदनीय विधायिकाएं क्या जरूरी है, और कुछ राजनीतिक चिंतक ये मानते हैं कि भाई यदि एक सदन दूसरे सदन से सहमत है तो सहमति की आवश्यकता क्या, और यदि असहमत है तो विद्रोही है। अर्थात कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि द्विसदनीय विधायिका की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात तो वो अपने पक्ष में तर्क ये भी देते हैं कि द्विसदनीय विधायिका बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ही गाड़ी में दोनों तरफ घोड़े नह दिए गए हों। घोड़े दोनों तरफ फिर गाड़ी को खींचेंगे और इससे गतिरोध उत्पन्न होगा, अतः द्विसदनीय विधायिका का औचित्य नहीं है। लेकिन साथियों, अगर देखा जाए संघीय
व्यवस्था वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका अनिवार्य है और राज्यसभा जो उच्च सदन है वो भारत में भी उसकी उल्लेखनीय भूमिका है और कुछ संविधान द्वारा उससे ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ हासिल हैं जो लोकसभा को भी नहीं प्राप्त हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि वो जो है भारतीय राज्यसभा ना तो उतना दुर्बल है जितना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन का उच्च सदन है, वो एक अत्यंत कमजोर, दुनिया का सबसे कमजोर उच्च सदन कहा जाता है। वहीं जो सीनेट है यूएसए का, वो दुनिया का सबसे ताकतवर द्वितीय सदन कहा जाता है। तो भारत का वो जो है राज्यसभा है वो ना तो उतना कमजोर है जितना कि वो जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का है और ना ही उतना ताकतवर है जितना कि वो सीनेट। तो ये बात की राज्यसभा वो जो है उसका महत्व है और कैसे, अब देखिए वो अपनी शक्तियों का निष्पादन करता है। लोकसभा और राज्यसभा के हम शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसे विधायी प्रक्रिया, यदि हम साधारण विधेयक को लें, साधारण विधेयक को वो कहीं भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में साधारण विधेयक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। और जब राज्यसभा में जाते हैं तो राज्यसभा के पास उस विधेयक को संशोधित करने, उसे अस्वीकृत करने का अधिकार होता है। अर्थात साधारण विधेयकों के मामले में उसकी शक्ति लगभग लोकसभा के बराबर है। लेकिन जब जो है दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तब फिर जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत वो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाता है। और इस ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का, जैसा कि पहले ही बताया, कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो एक बाइस्ड वो जो है लोकसभा के प्रति होता है। दूसरी बात तो ये है कि संख्या बल में यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से अधिक ताकतवर हो जाती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या वो राज्यसभा से लगभग दुगने से भी अधिक है। तो ऐसे में यहाँ पर उस ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में वो राज्यसभा निश्चित रूप से लोकसभा के अपेक्षा कम शक्तियों को होल्ड करती है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, मामला जैसे आता है कि कार्यपालिक शक्तियों का, कार्यपालिक शक्तियाँ, तो आप जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, उत्तरदायित्व तो जो है लोकसभा के प्रति है मंत्रिपरिषद का, लोकसभा के प्रति। तो ऐसे में कार्यपालिक शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर दे कि राज्यसभा को भी वो जो है कार्यपालिका के जो मंत्रीगण हैं उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व तो वो लोकसभा के प्रति होता है और लोकसभा के 50 सदस्य वो जो है अविश्वास प्रस्ताव वो सरकार के विरुद्ध ला करके सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसलिए नियंत्रण भी अगर देखा जाए तो राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा का अधिक होता है मंत्रिपरिषद पर। अर्थात इस दृष्टि से भी राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा एक दुर्बल सदन है। कार्यपालिक शक्तियों की दृष्टि से अगर हम देखें वो उस दृष्टि से भी ये एक दुर्बल सदन है कार्यपालिका के मामले में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा वो जो है सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकती है।
वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकती है। इसके अतिरिक्त जो है आगे बढ़ते हैं, वित्तीय शक्तियों को देखते हैं। वित्तीय शक्तियों के मामले में दो प्रकार के विधेयक हैं कि पहली बात तो धन विधेयक हैं। तो धन विधेयक केवल वो जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और कोई धन विधेयक, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, वो उसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। धन विधेयक के मामले में वो जो है राज्यसभा एक विलंबनकारी सदन है, यानी वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से भी हम कहेंगे वो एक निलंबनकारी सदन है। उसमें जो है केवल निलंबित कर सकता है, सस्पेंसिव नेचर है उसका, निलंबनकारी सदन है। वो 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है और धन विधेयक यदि वो 14 दिनों तक वापस नहीं करता है तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि जो लोकसभा ने पारित कर दिया है वही धन विधेयक मान लिया जाएगा। यहाँ पर वित्त विधेयकों के मामले में देखा जाए तो वित्त विधेयकों के मामले में राज्यसभा को वो जो है वित्त विधेयकों को संशोधित करने, अपना सुझाव देने, ये सब अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। और यदि दोनों के बीच गत्यारोध होता है तो वित्त विधेयकों के मामले में वो राज्यसभा को कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं और वो जो है राष्ट्रपति वित्त विधेयकों के मामले में अगर टाइप 2 माने तो टाइप 2 का जो वित्त विधेयक है उस मामले में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत वो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुला सकता है। और इस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से भी वो राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा एक दुर्बल सदन है। अब आते हैं साथियों संविधान संशोधन की शक्तियां, जो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके तहत ये है कि संविधान संशोधन से जुड़ा कोई भी विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात तो राज्यसभा अथवा लोकसभा किसी में भी संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो है जब दोनों के मध्य संविधान संशोधन को लेकर के मतभेद होता है साथियों, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बुला सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को वो संविधान संशोधन के मामलों में नहीं बुला सकता। अर्थात अगर हम देखें संविधान संशोधन की दृष्टि से समान शक्तियां दोनों ही सदनों को मिली हैं, वो दोनों सदन बराबर शक्तियों को होल्ड करते हैं। यानी यदि दोनों के बीच मध्य मतभेद होता है तो फिर जो है वो ये कह सकते हैं कि वो संविधान संशोधन संभव नहीं होगा, वो संविधान संशोधन असंभव हो जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों कुछ मामलों में हम देखते हैं कि राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां हासिल हैं जो राज्यसभा सारी लोकसभा को भी नहीं मिली हुई है। उनमें एक शक्ति है अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये जो है कहा गया है कि राज्यसभा यदि अपने बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय वो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय हित में है, तो जो है उस विषय पर संसद को विधान बनाने का अधिकार हासिल हो जाता है। वो संसद उस विषय पर जो है अपना विधान बना सकती है, यानी राज्य सूची के विषय पर वो विधान बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगी। 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची में कोई शामिल कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो वो फिर संसद को जो है
जो विधान बनाने का अधिकार मिल जाता है और ये विधान 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा ऐसे ही प्रस्तावों को पारित करते हुए, यानी 249 के तहत ऐसे ही प्रस्तावों को पारित करते हुए इस अवधि को अनंत काल तक बढ़ा सकती है। तो साथियों, एक ये विशिष्ट शक्ति जो अनुच्छेद 249 है वो राज्यसभा को हासिल है, जबकि लोकसभा को ये शक्ति हासिल नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 312 राज्यसभा को ये शक्ति हासिल है, अनुच्छेद 312 के तहत, कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह निर्णय ले ले कि कोई जो है केंद्रीय सेवा वो एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में वो निर्णय ले सकती है। तो साथियों, जैसा कि अभी हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया सर्विसेज में वो IAS, IPS और जो है भारतीय वन सेवाएं हैं, तो जो है राज्यसभा अगर निर्णय लेती है तो अन्य सेवाओं को भी वो जो है अखिल भारतीय सेवाओं का दर्जा दे सकती है। साथियों, कुछ और शक्तियां हैं, जैसे देखा जाए कि चूंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, अगर जो है लोकसभा ऐसी स्थिति में विघटित है कि राष्ट्रीय आपात लगा है और राष्ट्रीय आपात की अवधि 1 महीने से अधिक हो गई है, तो ऐसे में राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में वो जो है राष्ट्रीय आपात प्रभाव में नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथियों, वो शक्तियाँ अगर हम देखें निर्वाचन संबंधी, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जैसा कि लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग होता है, या जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विरुद्ध महाभियोग होता है, या चुनाव आयुक्त के विरुद्ध, तो उस महाभियोग प्रक्रिया में भी वो राज्यसभा हिस्सा लेती है, राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो है द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः द्वितीय सदन की भारतीय राज्य व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है, और आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना देखी और साथ में देखा कि कैसे जो है विशिष्ट शक्तियाँ वो राज्यसभा को हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।